कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। माना वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। यूजीसी नेट की यह डेमो क्लास है, 2025 की डेमो क्लास है। लेकिन डेमो क्लास लेने से पहले आप एक बार टॉपर्स की तरफ देखेंगे। क्या ये टॉपर जन्मजात हैं? उत्तर है नहीं। क्या इनको सब कुछ आता है? उत्तर है नहीं। क्या ये पारंगत है, पूर्ण है? उत्तर है नहीं। फिर भी ये टॉपर हैं? उत्तर है हां। ठीक है, ये टॉपर कैसे बनते हैं? किसी भी चीज का अभ्यास, अध्ययन, लगातार मेहनत करना आपको टॉपर्स बनाता है। सही डायरेक्शन में सतत प्रयास करना आपको टॉपर्स बनाता है, आपको पारंगत बनाता है। साथियों, 2025 की हुंकार के साथ मैं इन सबको दिखा के तब आगे बढ़ना चाहता हूं। एक ऐसी छात्रा जिसके बारे में आप सभी लोग नहीं जानते, किस परिस्थिति में रही होगी, कैसे पढ़ी होगी, सफलता सब लोग जानते हैं। इसने 86 प्रश्न केवल हिंदी में सही किया। आखिर कैसे? क्यों? लगातार अभ्यास, सतत मेहनत। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ऐसी लिस्ट हमारे पास लगातार रहती है और लगातार रहेगी, क्योंकि आप जैसे छात्र जब तक हमारे साथ है। सची शुक्ला एक छोटे से कस्बे चित्रकूट में एक छोटे से गांव की छात्रा, जिसने लगातार पढ़ के 224 अंक हासिल किया। और इसमें तमाम ऐसे छात्र हैं, और इसमें एक फोटो आपकी भी यहां लगेगी। ये स्लाइड आपका इंतजार कर रही है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सभी को नमस्ते, सभी का प्यार भरा अभिवादन। आप सभी लोग हमारे अपने हैं। विगत कुछ दिनों से मैं YouTube पे ज्यादा क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। साथियों, मैं किताब लिख रहा हूं। किताब लिखना अपने आप में बहुत कठिन काम है। हिंदी साहित्य नेट JRF की किताब मैग्रा हिल पब्लिकेशन से, TGT PGT की किताब राही पब्लिकेशन से, साहित्य की, व्याकरण की किताब। साथियों, बहुत मेहनत लगती है सुबह से उठ के लगातार रात तक। इसीलिए कोई किताब नहीं ला सकता। YouTube सब बना सकते हैं, YouTube चैनल बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन किताब लिखना बहुत कठिन काम है। उसी कठिन काम को आपका भाई, आपका अध्यापक, आपका टीचर काम कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बना के रखिए, हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हम आपको एक बेहतर बुक दे पाएंगे। मेरा सपना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर दमन दीव तक प्रत्येक ऐसा राज्य न हो जिसमें राम मिश्रा की और राही पब्लिकेशन की किताब न हो। साथियों, ये मेरा सपना, आपका सपना है, आपके लिए सपना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा विज्ञान यूनिट की। ठीक है, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक ना? चलिए, आज मेरा कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है। आज पुराना एक गीत याद आ रहा है अंजुम रहबर का। आसमां छू के आने की जिद है हमें, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है हमें। क्या गजब पंक्ति है अग्नि। तू मेरी छाँव है, तू मेरी धूप है, तू मेरा रंग है, तू मेरी रूप है, तू जहां मिल गई मैं वहीं रुक गया, घर है या रास्ता है हमें क्या पता, आसमां छू के आने की। चलिए साथियों, कल रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस भी है। राही एप्लीकेशन पर सभी कोर्स पे ऑफ भी है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सबको बता देता हूं, TGT PGT का कोर्स, DTPLSB कोर्स, BPSC MP वर्ग 2 का, KBS का, उसके साथ साथ आप सभी लोग देखेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जनरल और MP असिस्टेंट प्रोफेसर का सारा बैच, RPSC का भी बैच है और ये नंबर दिया गया है, आप सभी लोग वहां पे देख लेंगे। आइए मैं शुरुआत करूं। हाँ रितु, आइए मैं शुरुआत करता हूं हिंदी की। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, आप मुझसे पूछेंगे कि सर सबसे ज्यादा प्रश्न आता कहां से है। तो एक तो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है जो भारतीय आर्य भाषा से। अगर सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाए
तो भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा से प्रश्न आता है। दूसरा संवैधानिक स्थिति से आता है, भाषा की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति से आता है। अगर तीसरा प्रश्न आएगा तो लिपि से आएगा, है ना, इसके सुधार आयोग से आएगा, इसके सुधार आयोग से आएगा। और भाषाई आयोग का गठन, क्या भाई, भाषाई आयोग का गठन, भाषाई आयोग का गठन, भाषाई आयोग का गठन। बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रश्न इसी 4 बेस पे बनता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, नेट जेआरएफ का और टीजीटी पीजीटी का हो। तो हम लोग यहीं से एक बार शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज भारतीय आर्य भाषा से होगा। हाँ, उसमें भी है ललिता, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जानते हैं भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। भाषा की उत्पत्ति, भाषा प्राचीन काल से ही इसकी उत्पत्ति पर विचार होता रहा है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह विषय भाषा विज्ञान का है ही नहीं। विज्ञान क्या होता है? एक्चुअली विज्ञान का मतलब होता है जो भी चीजें सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध होंगी उसे हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं विज्ञान क्यों कहा जाए, क्योंकि भाषा सिस्टमैटिक है ना, भाषा सिस्टमैटिक है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना एक क्रम में होता है। अब बच्चा लिखते पैदा होते लिखना चालू नहीं करेगा, पहले सुनेगा, सुबह पाली सुनेगा, फिर बोलेगा, क्रम चल रहा है कि नहीं, सुव्यवस्थित है ना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब कुछ लोग मानते हैं ही नहीं, और उनका कहना है कि विषय मात्र संभावनाओं पर आधारित है। लेकिन भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। यदि भाषा का विकास और उसके प्रारंभिक रूप का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है, तो भाषा उत्पत्ति ही निश्चय भाषा विज्ञान का विषय है। यानी इसमें इन्होंने भाषा के बारे में बताया। तो भाषा विज्ञान इसीलिए टॉपिक है भाषा विज्ञान। कहीं कहीं लिखा जाता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कहीं कहीं लिखा होता है भाषा विज्ञान। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं। भाषा संबंधी प्रमुख विशेषताएं, केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को ही हम भाषा कहते हैं। अब गैया बकरिया अब उसको तो भाषा थोड़ी कहते हैं, है वो भी भाषा, है वो भी भाषा, लेकिन भाषा का तात्पर्य मनुष्य वाला है, मनुष्य वाला। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनने वाले सार्थक शब्द ही भाषा कहलाते हैं। भाषा के शब्द प्रतीकात्मक यानी ध्वनि प्रतीक होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं राम, रा का एक प्रतीक बना हुआ है ना, ध्वनि बनी हुई है ना। अब मैं बोलूंगा राम, तो आप डब्बा तो ले नहीं आओगे, राम से आपको डब्बा का बोध होने। ध्वनि कई लोग समझते हैं, ध्वनि कुछ और समझते हैं। ध्वनि का मतलब कजरारे तेरे कार, नहीं, ध्वनि का मतलब यही नहीं होता है। ध्वनि का मतलब होता है जो साउंड निकलता है उससे, उसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का, दवन्यालोक लोचन किसका है भैया? अभिनव गुप्त ने उस पर टीका लिखी, वही है ध्वनि। अभी मैं आपको छोटी से छोटी इकाई के बारे में भी बताऊंगा। संसार के हर भाषा भाषी के लिए वस्तु तथा उसका अर्थ एक ही रहता है, अंतर केवल ध्वनि का प्रतीक है। भाषा वही है, केवल ध्वनि के प्रतीक के माध्यम से है। समझ गए कि नहीं? हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपने नियम सिद्धांत होते हैं। अब आप आइए भारतीय आर्य भाषा, जहां से पूछा जाता है। नमस्कार संदीप, खुश रहो, मेहनत करो। चांदनी झा, श्री राधा वल्लभ जी, मनु सक्सेना, आप लोगों ने जो स्टॉक मेरी कहानी सुनी होगी, आपने कमेंट भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जो स्टॉक राम मिश्रा सर डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आशीष दुबे। अब आप देखिए, इसके पहले भाषा से पहले हम बढ़ते हैं, आपको एक बार स्क्रिप्टेड बताते हैं कि मतलब ये चीजें कैसे होती है, क्या डायरेक्ट भाषा होती है क्या। एक्चुअली सबसे छोटी ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि सबसे छोटी होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि, है ना। या इसको हम वर्ड भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, ठीक है। वर्ड के बाद आपका होता है शब्द, शब्द के बाद आपका होता है पद, पद से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। वाक्य बनता है कि नहीं बनता है? वाक्य बनता है। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी होती है ध्वनि। सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से बड़ी आपकी होती है बोली। बोली से बड़ी आपकी जो होती है वो होती है उपबोली। बोली से बड़ी क्या होती है बच्चे? उपबोली होती है। और उपबोली के बाद
नहीं, बोली नहीं, उपबोली के बाद बोली होती है ध्वनि। अब जैसे उपबोली आई, या मैं ऐसे लिखता हूं, सबसे छोटी होती ध्वनि, है ना। ध्वनि का स्तर बढ़ेगा थोड़ा सा और, ये हो जाएगी उपबोली। उपबोली का स्तर और बढ़ेगा, ये हो जाएगी बोली। बोली जब और बड़ी हो जाएगी तब ये हो जाएगी उपभाषा। क्या हो जाएगी? उपभाषा। और उपभाषा जब और बड़ी हो जाएगी, इसी को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। अब इसको मैं दूसरे ग्राफ से समझाता हूं। नमस्ते ललिता, नमस्ते, खुश रहो, मेहनत करो सभी लोग। हाँ, आपने कमेंट भी किया था, मनु का कमेंट मैंने पढ़ा था, तो सबका कमेंट पढ़ा था, आप सभी लोगों ने किया। अब अगर हम इसको ऐसे करें तो ये देखो, भारत बनाए, क्या बनाए? भारत का नक्शा बनाते हैं। ये श्रीलंका है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी पेंटिंग आर्ट जो है वो कमजोर है। मैं सीख सकता हूं लेकिन कभी सीखा नहीं मैंने। देखिए, अब यहां पूरी अगर बोली जाएगी, या मैं भारत से ना समझा के गोले समझा देता हूं, गोले समझाता हूं। ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, इसको बोलते हैं भाषा। यहां सब क्या बोली जाएगी? भाषा। अब इसमें अगर एक और लेयर बना देंगे, इसको बोलेंगे उपभाषा। क्या बोलेंगे? उपभाषा। और अगर इसको एक लेयर और बना देंगे तो यही हो जाएगी आपकी बोली। अगर इसको और एक लेयर बना देंगे, ये हो जाएगी उपबोली, है ना। और सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ध्वनि। ठीक है, हाँ है ना। तो अब आप देखिए, पहले आपको इसका परिचय मैं दे देता हूं। परिचय क्या होती है? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जैसे भाषा क्या है? हिंदी। अब हिंदी हर जगह बोली जाती है, हर जगह बोली जाती है ना। अगर मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बनाऊं तो आप देखेंगे यहां सब हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है ना। लेकिन इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। भाषा हिंदी है, अगर उपभाषा पूछी जाए तो क्या होगी? 5 उपभाषा। जैसे पश्चिमी हिंदी, क्या हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी, ये उपभाषा है। जैसे पूर्वी हिंदी, ये क्या है? उपभाषा है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। जैसे राजस्थानी हिंदी, क्या हो जाएगी? राजस्थानी हिंदी। जैसे बिहारी हिंदी, क्या हो जाएगी? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये क्या हो जाएगी भैया? और एक आपकी पहाड़ी हिंदी, क्या हो जाएगी? पहाड़ी हिंदी। ये क्या हो गई? उपभाषा। अब इसी उपभाषा से निकलेगी बोली। क्या निकलेगी? बोली। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी बिहारी हिंदी है। अब यहां थोड़ी दूर पे मगही बोली जाती है, यहां बोली जाती है भोजपुरी, यहां बोली जाती है मैथिली। मतलब कि आपको बात समझ आ रही ना। भाषा के बाद आपका उपभाषा में बटा हुआ है, फिर आपकी बोली आएगी। अगर इसी में हम बोली में आए, किसमें? बोली में, तो पश्चिमी हिंदी में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली, हरियाणी, कौरवी, दक्षिणी और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, यही तो बोली जाएगी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में। लेकिन ये हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? अब एक ग्राफ आपको हमको और समझाना पड़ेगा, एक ग्राफ आपको हमसे और समझाना पड़ेगा। देखिए, यहां इसे ध्यान से समझना। ये देखिए, ये है संस्कृत। ये क्या है? संस्कृत। ये आदि जननी है। अब इसी में अगर हम ऐसे बना देंगे, इसने जन्म दिया इसे, है ना। ये हो गई पाली। पाल के बाद नहीं, संस्कृत के बाद अपभ्रंश पे आ जाए क्या? डायरेक्ट नहीं, रहने दो। अब प्राकृत, ये अपभ्रंश, ये आपकी आ गई हिंदी। तो देखिए, हिंदी को जन्म किसने दिया? अपभ्रंश ने दिया।
और हिंदी की आदि जननी कौन हो गई? संस्कृत। तो कई बार लोग सोचते हैं हिंदी की जननी संस्कृत, नहीं, जो संस्कृत है ना, संस्कृत ने जन्म दिया है अपभ्रंश, संस्कृत के बाद अपभ्रंश आती है, यानी संस्कृत आदि जननी है। हिंदी की माता कौन है? हिंदी की जननी। कई बार पूछा जाता है हिंदी की जननी, तो हिंदी की जो जननी है ना वो कौन है? वो अपभ्रंश है, हिंदी की माँ अपभ्रंश है। और अगर हिंदी की आदि जननी पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आदि जननी क्या है? संस्कृत है। कहने का मतलब ये तुम्हारी नानी की भी नानी है, ये समझ लो नानी है। नानी ने जन्म दिया माँ को, माँ ने जन्म दिया तुमको, तो तुम्हारी माँ क्या हुई? ये, और इसकी माँ ये, तो ये आदि जननी हो गई। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, हाँ या ना? नहीं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं संदीप, सबका वही होता है। ठीक है गुरु? ये बातें आपको समझ आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब आप आइए, मैं आपको एक डायग्राम से और समझाता हूं। सबसे पहले आया अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश। अगर हम हिंदी का विकास करें तो अपभ्रंश नहीं, पहले विकास करते हैं। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत का समय क्या है? संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, ये आपका क्या हो गया? संस्कृत। संस्कृत के बाद आती है पाली। क्या आती है? पाली। पाली के समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। पाल के बाद क्या आती है? प्राकृत। पाल के बाद क्या आती है भैया? प्राकृत। प्राकृत क्या है? 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी। उसके बाद आती है अपभ्रंश। उसके बाद क्या आती है? अपभ्रंश आती है। और अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश। फिर आती है आपकी पुरानी हिंदी। क्या आती है? पुरानी हिंदी। तो ये जो पुरानी हिंदी है 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। क्लियर? ये आपका है, हाँ या ना? बताओ। ये विकास भी पूछा जाता है कई बार, लेकिन इसको बांटा कितने भागों में गया है? ये तो कई बार आपसे विकास पूछा जाता है। क्लियर? लेकिन ये बांटा कब गया है, जरा हम इस पर भी दृष्टि डालेंगे। देखिए, अगर हम बात करें संस्कृत की, किसकी बात करें? संस्कृत की। तो संस्कृत का समय आपको पता है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। इसमें आपका एक आएगा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दृष्टि पब्लिकेशन में 1000 ईसा पूर्व लिखा गया है, वह भी सही है, ये भी सही है। ये आप मान लीजिए वैदिक संस्कृत। अब दूसरी आपकी आ जाएगी लौकिक संस्कृत। दूसरी क्या आ जाएगी? लौकिक संस्कृत आ जाएगी। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत है आपका 500 नहीं गलत लिख दिया, वो तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व तक। हाँ, 1000 दृष्टि में माना है, दृष्टि में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत है भैया 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। क्लियर? हाँ ठीक है, हाँ या ना? हाँ, अनु कर रही है क्लास, हमको रिकॉर्डेड लग रही है। अच्छा, तो क्या मटक मटक के दिखाऊं क्या? अच्छा, मैं जब लाइव आऊं तो क्या एक्टिविटी करूं आप लोग पहचान जाओगे? ऐसे ऐसे करूं या ऐसे करूं? बताओ, या ऐसे किस तरीके से करूं आप लोग पहचान जाओगे?
हैं, या मटक मटक के पढ़ाऊं ऐसे करके, कूद कूद के? कैसे समझोगे लाइव हो? तो वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये तो हो गई संस्कृत, है ना। संस्कृत नहीं यार, मैं बार बार भूल जा रहा हूं। पहले इसको 3 भाग में बांटना है। पहले किस में बांटना है? 3 भाग में। रुक जाओ, पहले इसे 3 भाग में बांटना है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। देखो, सबसे पहले जो भाषा का वर्गीकरण होगा, भाषा का अपने पाठ्यक्रम में, तो ऐसे होगा वो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ऐसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत होगा। इसमें आपका होगा वैदिक संस्कृत और क्या होगा? लौकिक संस्कृत। क्या होगा भाई? लौकिक संस्कृत, है ना। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्लियर? अभी ठीक है? हाँ। अब अगर हम प्राचीन के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें, दूसरी भाषा जो है आपकी वो है मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा को बांटा गया है पाली में, प्राकृत में और अपभ्रंश में। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर आपकी आधुनिक आर्य भाषा आएगी। तीसरे नंबर की जो भाषा आएगी उसी को हम कहते हैं आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, इसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सब कुछ आएगी। क्लियर? अब हम इसको टाइप में बांटते। प्राचीन आर्य भाषा का समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत आएगी 2000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व, और जिसमें लौकिक संस्कृत आएगी 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले। अब पाली जो आएगी ये, अच्छा यहाँ क्या आएगी भैया? यहाँ आपकी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इसमें पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, इनका क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इनका क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। अब क्लियर? ये हिंदी का विकास आप समझ गए कि नहीं? एक बार देख लीजिए, हिंदी का विकास आप समझ गए कि नहीं? हाँ है ना? यहां तक कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, जिनको भी क्लास लेना है, नया बैच बिल्कुल शुरुआत हुई है, राही ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, या नंबर यहाँ पे दिया गया है उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ये भाषा कहां से आई? अब थोड़ा और पहले चले, अब थोड़ा और पहले चलें क्या? अपभ्रंश से ही तो आई भाषा। किससे आई? अपभ्रंश से। हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। तो आइए एक बार यहां देखिए आप, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा में कालक्रम में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
इसमें वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500। दूसरा आपका मध्यकालीन आर्य भाषा है जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। इसमें पाली हो गई जिसकी प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत जिसको द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक। क्लियर? कहाँ नहीं आवाज है? हाँ है ना? मेहदी क्या हाल चाल है? बेटर एलॉन, मोनसा, वशिष्ठ गौड़, ये क्लियर यहां तक? अब आप आगे बढ़िए। हम बात करेंगे वैदिक स्वर क्या है, वैदिक स्वरों में होता क्या क्या है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई पड़ता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ। वैदिक संस्कृत होता था जिसमें साहित्य लिखा जाए, लौकिक मतलब बोलचाल की। जैसे मैं अवधि हूं, अब अवधि में हम बोलेंगे का भैया पढ़ाई लिखाई चलत बा कि नहीं, और बतावा का हाल बा, अयोध्या गया कि नहीं गया, का बताई भैया जब से बिया हो गया बा मेरा रुआ हमार जाइन नहीं देत बा, है ना। ये क्या हो गया? ये जैसे लौकिक संस्कृत हुआ ना, बोलचाल की। मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। अब वही मैं बताऊं कि भाई साहब क्या बताऊं, बड़ा कलेश हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो वैसे ही वैदिक संस्कृत लिखने वाली जो साहित्य लिखा जाता था वैदिक में, लौकिक मतलब बोलचाल की, ठीक है। और लाजो कुमारी अभी बताता हूं। उसके बाद संस्कृत को वैदिक भी बोलते हैं, है ना। वैदिकी या वैदिक या छंदस या छांदस इन नाम से भी जाना जाता है। और इसमें संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये लिखा जाता था। नहीं भाई, कुंभ कहाँ। वैदिक संस्कृत ध्वनियां, अगर हम वैदिक संस्कृत ध्वनियों की बात करेंगे तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 22 मानी है, जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन। 13 स्वर और 33 व्यंजन तो कितना हो जाएगा? 39 व्यंजन, सॉरी 39, 33 तो मूल होते हैं, 39 व्यंजन तो 52 हो जाएगी ना। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों को वर्गीकरण, जिसमें आप देखो 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैदिक स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? 13 होती है वैदिक स्वर संस्कृत वाले। अच्छा, बुक कब तक मिलेगी? बुक का काम हो चुका है, 1 हफ्ते में आपको बुक लगभग पहुंच जानी चाहिए, है ना। और आपका डेट भी तो मैंने एग्जाम का बढ़ा दिया। बताओ, डेट बढ़वा दिया कि नहीं एग्जाम का? इसीलिए बढ़वाए ना, किताब लेट हो रही थी। अब देखिए, वैदिक व्यंजन 39 है और ये मैं आज ही पढ़ाऊंगा। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ये क्या होते हैं ना, इससे प्रश्न आता है, कई लोग भूल जाते हैं। फ्रेंच कलेक्शन, एक बार मैं मीटिंग में गया था और मीटिंग थी साउथ दिल्ली में एक बड़े कॉन्फ्रेंस में, और मैं यही पहन के गया था। तो प्रिंसिपल साहब थे, बोले यार बहुत खतरनाक कलेक्शन है आपका। मैं समझ नहीं पाया, बोले यार फ्रेंच कलेक्शन है। तब मेरी नजर यहाँ गई, ठीक है। अब 53 हो गई। नहीं, हम हिंदी में थोड़ी आए हैं, अब 53 हो गई। हम हिंदी में आई नहीं जो 53 हो गई। ये तो वैदिक ध्वनियों की संख्या है ना, हिंदी में नहीं आए अभी। तो 39। अब अगर आप लौकिक संस्कृत में देखेंगे, लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। पाणिनि, अच्छा, इसी पाणिनि का अष्टाध्यायी पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 50,000 श्लोकों में 9,000 पृष्ठों पर काम किया हुआ है, ठीक है। वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत के 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। 52 थी ना, 13 और 39, लेकिन अब 48 ध्वनियां शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां, ये ल बोला जाता है, ल और ह, जिह्वा मूली और उपध्यमानी को लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष रह गई हैं। अब मध्यकाल में हम बात करेंगे पाल की। पाल योल से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है।
बताओ। हम बात करते हैं पाली। पाली का अर्थ होता है बुद्ध का वचन, और इससे हमको बस याद रखना है कि बुद्ध के ग्रंथों को त्रिपिटक की संख्या 3 है। सुत्त पिटक हो गए, विनय पिटक आपका हो गया, और अभिधम्म पिटक हो गया। ये तीनों बुद्ध के वचन जो है ये पाली में है। पाली से अपना का प्रश्न नहीं आता है। एक प्रश्न और आता है पाली का क्रम, पाली से पल्ली हुआ, पल्ली से कैसे आपका हो गया पाली। ठीक है, अब हम आते हैं पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, कहते कि नहीं? बता। हम बात करेंगे पाली का अर्थ बुद्ध वचन होता है। पाली में ही त्रिपिटक की रचना हुई, ये तो बता ही दिया गया। पाल की वर्ण संघटना या ध्वनियां, अब पाल में देखो वैदिक स्वरों में अगर हम बात करें, वैदिक ध्वनियों में 52, 13 स्वर और 39 व्यंजन। लेकिन अगर हम पाली में बात करें तो पाली में कितनी है? पाली में 2 व्याकरणाचार मिलेंगे, एक का नाम है कात्यायन, एक का नाम है मोगलान। अगर हम कात्यायन की बात करें तो का पहले पड़ता है, इन्होंने 41 ध्वनियां मानी है। ये जो कात्यायन है ना, कात्यायन ने 41 ध्वनियां मानी है, 41 ध्वनियां। इन्होंने 8 स्वर माने और 33 माने व्यंजन। तो 33 7 40 41, तो का पहले पड़ता है, तो का पहले नंबर पे 41 वाले को दे दो, का वाले को। दूसरा नाम है मोगलान, मोगलान ने 43 माना है। तो जो मोगलान ने 43 माना है, इन्होंने 8 तो स्वर को मान लिया और 33 व्यंजन सेम। तो पाली में पूछा जाता है, ये 2 व्याकरणाचार्य हैं। कट ऑफ पर वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं बनाया नहीं, अभी मैं किताब पर था। और आप लोगों को और बता देता हूं, क्लास कब चल गई पता ही नहीं चला। जिनको नेट जेआरएफ की बुक लेनी है वो हमारी मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आ रही है, बहुत बेहतरीन वर्ड के अच्छे पब्लिकेशन से, और टीजीटी पीजीटी वाले राही पब्लिकेशन से, तो आप लोग ले सकते हैं। अभी नेट वाली बुकिंग नहीं, अभी टीजीटी पीजीटी वाली है। पाली में वर्णों का वर्गीकरण आप देख ही सकते हैं, ये तो इसमें कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। अब आप आइए प्राकृत जो है, द्वितीय प्राकृत, पाल के बाद प्राकृत है। प्राकृत से कोई खास प्रश्न नहीं आता है। अरे पाल के बाद देखो, पाल को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। तो यहां से कोई खास प्रश्न प्राकृत से नहीं आता है। अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत, यहां से प्रश्न आता है। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है, शब्द के रूप में कहां मिलता है, प्रमाणिक प्रयोग कहां मिलता है, यहां से प्रश्न आता है। बताओ हाँ या ना? देखो, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। कैसे? देखो, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। जैसे देखिए, ये आपकी प्राचीन आर्य भाषा हो गई, प्राचीन, इसमें क्या हो गया, वैदिक लौकिक, वैदिक हो गया और लौकिक हो गया, यही तो हुआ। अब उसके बाद मध्यकालीन आ जाएगी, मध्यकालीन में क्या हो जाएगा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश। अब इसके बाद आ जाएगी आपकी आधुनिक यानी हिंदी। अब बताइए, हिंदी आधुनिक आर्य भाषा है, पाली प्राकृत, पाल प्राकृत ये क्या है, अपभ्रंश मध्यकालीन। तो अब बताइए, मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो जुड़ रहा है, सीमेंट का काम अपभ्रंश ही तो कर रहा है। तो अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन कहा, जोड़ वाली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार कोई समस्या? अब हम बात करते हैं, आप ये भी पूछा जाता है, देखो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहां मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहां मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न अगर ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपभ्रंश से। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहां मिलते हैं, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। प्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में। सर्वप्रथम उदाहरण, प्राचीन उदाहरण कहां मिलते हैं, बताओ? ठीक है, और एक चीज और आप सबको बता देता हूं, अभी आप अगर आप हमारा नेट का बैच लेंगे, नेट जेआरएफ, तो इसमें आपको कल तक 26 जनवरी तक 400 रुपए की छूट है।
400 रुपए से लेके 2000 तक की छूट है। वो डिपेंड करता है, 6 महीने पर 400 है, आगे लोगे 2000 रुपए है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी का या किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी का लेते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो कोर्स के साथ बुक फ्री है। कोर्स के साथ क्या फ्री है? बुक फ्री है। कोर्स के साथ बुक क्या है भैया? फ्री है ना। अगर केवल आपको बुक लेना है तो बुक आपको 699 मिल जाएगी, जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण की। अगर 799 पे करोगे तो साहित्य प्लस व्याकरण प्लस अनिवार्य संस्कृत दोनों मिल जाएगी। अगर किसी कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर 7982866640 पर फोन करके पूछ लेना। किताब आपकी 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन पहले उसकी पहुंचेगी जिन्होंने पहले लिया है। अभी बुक कराओगे तो आपकी थोड़ी लेट हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग तो चंड ने किया। किसने किया? चंड ने, है ना। और शुक्ल के अनुसार ये चौथा है, चौथा अपभ्रंश के लिए चौथा है, ये अपभ्रंश के लिए तीसरा है। देखो, सर्वप्रथम प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में, वही तो है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के अर्थ में तो चंड ने किया। अगर पूछा जाएगा अपभ्रंश नाम पहले पहल बलभीक राजा धारसिन द्वितीय के शिलालेख में, नेट जारप की फरवरी में। ठीक है गुरु। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश के भेद बताए हैं। भेद भी पूछा जाता है। भेद के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, नमी, साधु, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। तो मैंने ऐसे इसको याद करा देता हूं। आप लोग एक बात जानते होंगे, वो बात है गोवर्धन दास वाला, नारायण दास वाला। जाते कि नहीं? भिक्षा मांगने जाते हैं, भैया मिठाई क्या भाव? टके सेर। भैया लड़की? टके सेर। भैया पत्नी? टके सेर। बेस्या जोरू एक समान, कोई अंतर ही नहीं है। कपूर कपास एक समान, कोई अंतर ही नहीं है। जहां मतलब, तो आप देखिए, नगर में जाते हैं उपनागर, वहां आभीर लोग मिलते हैं, मतलब पागल, और गांव। तो ऐसे समझ लेना, नाम ही साधु। साधु गांव जाते हैं, गांव से आभीर यानी पागलों को देखते हैं। अरे यार, नगर में जाते हैं, वहां पे भी पागल लोग मिलते हैं। मारकंडे, मारकंडे कहाँ जाते हैं? पहले ब्राचड़। मारकंडे हैं, मारकंडे। मारकंडे कंडी से मार, देखे हो कि नहीं देखे हो? कंडी उठा उठा के फेंकना, तो मारकंडे मतलब कंडी से। ब्राचड़, उपनागर और नागर। याकोबी, याकोबी का मतलब जिसको कुछ नहीं दिखता, याकोबी, वो इधर एकदम गोल गोल घूम जाता है। अगर कोई इसको चढ़ाई इधर इधर इधर, याकोबी मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ, है ना, याकोबी। और तागरे, तागरे मतलब ताक रहे हैं। तागरे को समझ लेना ताकना। तो आप तीन ही तरफ तो देख पाएंगे, पीछे थोड़ी देख पाएंगे। जैसे ऐसे खड़े हैं, आपके सामने आलिया भट्ट खड़ी हैं, तो आप ऐसे देखेंगे जब इधर खड़ी हैं, सामने देखेंगे जब सामने खड़ी, इधर खड़ी हैं। अब पीछे खड़ी है तो ऐसे मुंडी करके देखोगे नहीं तो क्या करना है? आप कहीं बारात में जाते हैं तो आप 3 दिशा में देख पाते हैं ना, ताड़ना बोलते हैं उसको, हैं। लड़के क्या करते हैं? लड़कियों को ताड़ते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं? कूट देंगे चप्पल से। तो कहने का क्या मतलब है? तागरे, तागरे मतलब पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, एक तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। और नामवर सिंह पूरब पश्चिम, तुम्हारा नाम कहां तक फैलेगा? पूरब तक, पश्चिम तक। एक्चुअली ये भेद पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप बताइए, नामी साधु, नामी साधु कहां गए हैं? गांव, उसके बाद आभीर और उपनागर। ये नागर, उपनागर, ब्राचड़, मारकंडे, कंडी वाला। याकोबी क्या करना है? चारों तरफ देख लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तागरे 3 तरफ देख रहे हैं, और नाम पूरब पश्चिम, नाम पूर्व पश्चिम। देखो एक बात बताओ, किताब के लिए आप सभी लोग एक बात कर रहे हो, हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, ISBN नंबर वगैरह होता है ना, उसको कराने में, सिस्टमेटिक कराने में वो थोड़ा सा टाइम लग गया, ऑफिशियल। ठीक है, किताब फोटो कॉपी नहीं है, वो किताब है वो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसमें क्या है कि फाइनल रिव्यू हो रहा है, अब प्रिंट के लिए चली जाएगी, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। यूट्यूब पे कहाँ क्लास ले रहा हूँ? यूट्यूब पे क्लास ना लेने का मतलब ही यही है
कि मैं किताब में लगा हुआ हूं। आप लोग देखते हो शेड्यूल लगा रहता है, ले ही नहीं पाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ऋतु, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक आपके पास घर तक पहुंचेगी और कोई पेमेंट नहीं लगेगा। एक बार चलो आप सबको बता ही देता हूं मैं, एक बार आप सबको बता देता हूं। देखिए जरा, ये आपकी, जैसे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वाले हैं तो वो केवल 2 बुक कराएंगे, साहित्य की, व्याकरण की। इसमें टोटल खर्चा ना कितने गए, 1200 का, लेकिन हम केवल 699। इसमें कोरियर का भी पैसा इंक्लूड है। आपको घर जाएगी, आपको देख चली जाएगी, पैसा नहीं देना आपको घर पे। अगर आप लोग यूपी के हैं और आपको अनिवार्य संस्कृत भी चाहिए तो आपका कितना, केवल 799। इसमें कम से कम 450 प्रिंटिंग का ही लगेगा। 2 बुक है, आपको पता कर लेना। 450 प्रिंटिंग लगेगा, 200 से 250 रुपए कोरियर का लगेगा, 700 तो वैसे ही हो गया। अनिवार्य संस्कृत का फोटो कॉपी करवा रहा हूं, इसका भी पैसा लगेगा। मतलब इसमें 1 रुपया भी मुझे नहीं बच रहा है। ये केवल आपके पास तक पहुंचे और आप हमको इंटरव्यू देना कि सर हमने आपका पढ़ा हुआ था। और ये जितने कोर्स है ना, इस पे सब पे छूट है। ये 26 जनवरी वाला तो आप जाके देख लेना। यूपीएचईएससी का कोर्स अब और ले सकते हो आप लोग। बाकी कोई दिक्कत होगी तो फोन कर लेना। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का कोर्स लेते हो ना तो आपको बुक फ्री है। टीजीटी पीजीटी का जो अभी कोर्स लेगा बुक फ्री है। अब देखिए, सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। ठीक है। और अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी के बाद सौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्र प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का जन्म हुआ है। अब आते हैं अपभ्रंश की ध्वनियां। इसमें एक बार प्रश्न आ चुका है पहले, उसमें 8 ध्वनि मानी गई थी। क्या उत्तर 8 ध्वनि का था, लेकिन 10 ध्वनियां हैं। कितनी है, 10। तो आप लोग कितने बनाओगे, 10 स्वर हैं। स्वर की बात कर रहे हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं, तो 10 स्वर हैं। 10 स्वर आप सही लगाना, ठीक ना। और व्यंजन ये हैं आपके, ठीक है। अब अपभ्रंश की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश उकार बहुला है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के साथ स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश वियोगात्मक, हिंदी वियोगात्मक है। देखो भारत, पेड बैच की लंका नहीं लगा रहा हूं। अनुशासन की बात नहीं है। तो कैसा अनुशासन, कैसे अनुशासन की बात कर रहे हैं आप, और किस पेड बैच की लंका की बात कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं आप लोग। मैंने बता दिया, जब मैं रात दिन किताब पर, ये काम 10 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। क्या मैं जिंदगी भर किताब लिखूंगा क्या, ये 5-7 दिन और लगेगा बस। जनवरी के लास्ट तक हम किताब पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, समझिए कि नहीं। आप थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। आपने अपने पिता को देखा है क्या, जिस पिता के 4-5 बच्चे हैं, एक वहां से फोन कर रहा है, हमको 10,000 भेज दो। बेटी कह रही पापा हमारे फीस नहीं जमा है। छोटा बेटा कह रहा है पापा जी हमको आईआईटी की तैयारी करनी है। उस बाप से पूछो, अरे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन बड़ा भाई हूं, अध्यापक हूं। बाप से कम दर्जा नहीं, ये बाप से बड़ा दर्जा है। टीजीटी पीटी वाले राम सर की ये हड्डी खींच लो, नेट जेआरएफ वाले ये हाथ ही तोड़ दो, एचपीएससी वाले राम सर की मुंडी उखाड़ लो। भाई मैं एक ऐसा गार्जियन हूं जो कई चीजें एक साथ चल रहा हूं, और तुम्हारा तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो 8 जनवरी को पेपर शुरू हुआ और आपकी क्लासेज भी हम उसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं। आप ये समझिए, जिस दिन आप गार्जियन बनेंगे उस दिन समझ आएगा। हम इतने बैच, बताइए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एक गार्जियन की तरह हूं। तो मेरे पास कई चीजें एक साथ चल रही है, बीच में किताब भी। इस वजह से ये पूरा टाइम थोड़ी होता है। कैसी बातें करते हैं आप लोग। तुम्हारे लिए हमारी मम्मी एक कहावत कहती हैं, जेका बिना चोरी करे वही कहा चोरवा। अवधि में एक कहावत है कि जेका बिना चोरी करे वही कहा चोरवा। जब ये रात दिन का काम होता है ना, मेरा चेहरा देखोगे ना, ये देखो बीपी की दवाई है, ये सामने रखा हूं, ये बीपी की दवा है, ये नाम सर्च कर लेना, ये है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं, ये बहुत लंबे, जब समय होता है कई बार, जैसे आप विद्यार्थी जीवन में बिना खाए पिए मेहनत करते रहेंगे, जब बाद में आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपके पास सब कुछ होगा, नाश्ता समय से मिलेगा, खाना समय से मिलेगा, लेकिन अभी आप विद्यार्थी जीवन में कर पाते हैं। तो वही चीजें मेरे साथ भी है, लेकिन मैं आपको टॉप करा दूंगा, ये भी समझ लेना, ठीक है। अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अपभ्रंश
अवहट्ट का परवर्ती रूप। अवहट्ट जो है ना अपभ्रंश का परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद का। जैसे एमए करते हो ना, एमए में क्या होता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। वैसे अवहट्ट जो है ना ये अपभ्रंश का बाद का अवस्था है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। इसका समय 900 से 1100 ईस्वी आता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। क्लियर? हाँ या ना? और आगे बढ़े? हाँ या ना? चलिए अब आधुनिक आर्य भाषा में आते हैं। आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और आधुनिक आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर F.R. हार्नले ने किया। आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक पूर्वी गौड़ियन, एक पश्चिमी गौड़ियन, एक उत्तरी गौड़ियन, एक दक्षिणी गौड़ियन। यहां से कोई ज्यादा प्रश्न की दिक्कत नहीं है। आप बढ़िए आगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें से भी हमको ज्यादा दिक्कत नहीं, हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और हम बढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बताओ ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश में एक आपका है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा महाराष्ट्री, पांचवा ब्राह्मण। ठीक है, अब इसको याद करिए आप। एक बात बताइए, सौरसेनी, सौरसेनी को हमने पश्चिम से लिया है। पश्चिम से। यहां पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, गुजराती है ना। सौरसेनी, सौरसेनी में क्या करते हैं? बताओ, सौरसेनी हाँ या ना? सौरसेनी में क्या क्या है बताइए? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। मेरे साथ लिखिए, चलिए मेरे साथ लिखिए। अगर सौरसेनी अपभ्रंश है, सबसे पहला जो अपभ्रंश है वो है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी, सौरसेनी मतलब सौर्य वाले। तो ज्यादा सौर्य गाथा कहां आपको मिलेगी बताइए? कहां मिलेगी? पश्चिमी, इसी से निकली आपकी पश्चिमी हिंदी, इसी से निकली है आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इसी से निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और क्या निकली है सौरसेनी से बताओ? राजस्थानी और गुजराती। और क्या है? गुजराती। यही तो निकला है भैया, गुजराती हिंदी नहीं है। यही 4 चीजें ही तो है। देखिए, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये हो गया ना आपका। तो पहला अपभ्रंश हो गया आपका, हाँ या ना? अगर हम दूसरे अपभ्रंश की बात करें, किसके? दूसरे अपभ्रंश की। दूसरे अपभ्रंश की बात करें अगर, तो हम आएंगे सौरसेनी के बाद मागधी अपभ्रंश पे। किस पर? मागधी अपभ्रंश से। अगर हम मागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो मागधी से क्या क्या निकला है बताइए? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, सब उसी से निकला है। देखिए यहाँ पे बिहारी से क्या निकला है? मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। वही तो मैंने आपको बताया। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ठीक है। अब तीसरा जो अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश है। और ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है ये क्या क्या है बताइए? अर्धमागधी में, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है आपकी। क्या आती है? पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है, हाँ या ना? तीन अपभ्रंश हो गया ना। तो आपका क्या हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। अब क्या है गुरु? महाराष्ट्री और ब्राह्मण। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अगर हम बात करें महाराष्ट्री की,
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्री से क्या है? मराठी। महाराष्ट्री से क्या निकला भैया? मराठी, मराठी। और ब्राह्मण अपभ्रंश से क्या निकला है? सिंधी। अगर हम बात करें 4, 5, ब्राह्मण अपभ्रंश से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आपका निकला है सिंधी। और एक और है पैसाची। क्या है भैया? पैसाची अपभ्रंश। और अगर हम पैसाची की बात करें तो पैसाची से निकला है लहदा और पंजाबी। क्या निकला है? लहदा और पंजाबी। अब आपको समझ आ गया कि नहीं समझ आया? हाँ या ना? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस का नोट्स केवल 399 रुपए में है। अगर आप लोग बता देना, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। क्लियर है ना? ये समझ गए आप? अब इसी में हिंदी निकली है, इसी में बोली निकली है। इसी में क्या निकली भाई? बोली निकली है। और हम उस बोली की बात बताएंगे। अब हम उस बोली की बात बताएंगे। देखिए, जो 18 बोली है ना, वो कहाँ कहाँ निकली है, चलो उसी में बता देता हूँ। एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस इज व्हाट। देखिए, अब इसी में बोली निकली है। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें 6 बोली है। अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करें इसके 4 बोली है। अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें इसमें 2 बोली है। गुजराती हिंदी नहीं है, इसलिए हिंदी की बोली में इसका मतलब नहीं है। बिहारी में 3 बोली है। बंगाली हिंदी नहीं है, उड़िया हिंदी नहीं है, असमिया हिंदी नहीं है। पूर्वी हिंदी में 3 बोली है। और मराठी हिंदी नहीं है, सिंधी हिंदी नहीं है, ये नहीं है। तो आप देखो 3, 3, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 4, 18। तो यानी जो हिंदी की 18 बोलियां हैं वो 18 बोलियां यहीं से निकली हैं। क्या निकली हैं? अब सौरसेनी से 4 बच्चे जन्म लिए, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। वो दूसरे धर्म में शादी कर लिए, यही 3 ही तो बच्चे। फिर वैसे ही वो भी है। अरे माप का क्या है? आप पढ़ने वाले, कोई दिक्कत नहीं, हम नाराज नहीं होते हैं। लेकिन कभी आप लोग हमको समझा करो। हमने इतनी क्लास ली है, इतनी मेहनत की है, आज लोग यूट्यूब पे आपको दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने लिया हुआ है। मैं एक बड़ी संस्थान में टेट और नेट दोनों पढ़ाने के बाद अपने चैनल पे पढ़ाता था। मैंने बहुत पढ़ाया है। लेकिन ये समय ना बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। हम उसमें इतना काम कर रहे हैं, आपको कल को अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है? इतनी बेहतरीन बुक साहित्य की, इतनी बेहतरीन बुक व्याकरण की, जैसे जब काम होता है ना वो रुक जाता है। कभी आप लोग किताब पर काम करेंगे तब मुझे सोचेंगे। आपको एक घटना बताता हूं मैं। मैं 12वीं पास किया था। 12वीं पास करके मैं इलाहाबाद जाता हूं, प्रयागराज अल्लाहपुर में। अल्लाहपुर में हमारे रूम के ऊपर 2 लोग रहते थे, पाल जी थे वो, और दोनों रिश्तेदार थे। एक लोग तैयारी करते थे AIPMT की, MBBS की, और एक तैयारी करते थे बायोलॉजी से टीचर की। तो हमारी मकान मालिकिन ने उनका नाम रखा था मास्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद में जो तैयारी करते हैं, जैसे टीचर कहते रहे मास्टर साहब, पहले से ही हो जाता है डॉक्टर साहब हो गए, है ना। तो अब हम क्या किए कि मैं गया और मुझे 7-8 महीने हुआ था गए हुए। भारत ध्यान से सुनना। मैं दुकान पे गया, दुकान पे एक लड़का था, वो भी जिसकी दुकान थी ना उसका बड़ा भाई देखता था। उस दिन वो था छोटा भाई, उसका नाम था जीतू। बड़े भाई का नाम दीपू था, उसका छोटे का नाम जीतू था। तो छोटा भाई था। मैं कहा यार हमारे ऊपर जो है तैयारी करते हैं, लगभग 5 साल से हैं, कहीं हुआ नहीं उनका सिलेक्शन। तो बोले तुम्हारा कब हो जाएगा? मैंने कहा 1 साल में हो जाएगा सिलेक्शन। और जब वो आते थे तो मैं उनसे यही प्रश्न पूछता था कि क्यों नहीं हुआ? क्या आप सोचते हैं आपका क्यों नहीं हुआ 5 साल? कसम से बता रहा हूं, आज भी सोचता हूं तो मेरी आत्मा कराह जाती है कि मैं उनसे उनकी रैगिंग करने लगता था। क्यों नहीं हुआ? मैं उनसे ये जानना चाहता था आखिर क्यों नहीं हुआ। मैं ये सोचता था पढ़ते नहीं हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन टीचिंग की वैकेंसी ढंग से नहीं आती, सिलेक्शन में टाइम लगता है। 5 साल में कुछ नहीं किया, एकदम गोबर, मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई में और सिलेक्शन में कितना अंतर है, काम कैसे होता है।
अभी आप लोग बस पेमेंट देने के बाद ये समझते हो टीचर को मैंने पेमेंट दे दिया, पढ़ा साले, पढ़ाएगा क्यों नहीं, मास्टर वाह ससुरा, आपको ऐसे लगता है। जिस दिन जहां मैं खड़ा हूं, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं खड़ा हूं, सिर्फ पैसा मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ हाँ सर, हाँ बटिए 10 मिनट जाना है क्या, समझ गए कि नहीं। तो बोलना आसान है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ना, इतना काम होता है। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूं। मेरा देखा करना, उठ जाता हूं नहीं 5-6 बजे उठता हूं, मैं काम करता हूं। एक एक यूनिट पे काम सही कराने पे बहुत टाइम लगता है। अभी मैं बताऊं, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र को 5 बजे, भारतीय और पाश्चात्य को 5 बजे लेके बैठा। 160 पेज का मैटर था, जिसमें से केवल 66 पेज अर्थ करते करते 4 बज गए सुबह से। समझ गए कि नहीं, बहुत टाइम लगता है। एक एक चीज ऐड करवाना, टाइपिस्ट से बोलना, फिर इसको सही करो, ये फॉर्मेट करो, वो फॉर्मेट, बहुत लंबी काम है। आप लोग जो पुराने वो सुन रहे होंगे 1.5 साल से मैं किताब लिख रहा हूँ, भाई वो बहुत टफ काम है, टफेस्ट बिल्कुल एकदम, किताब लिखना। फिर लिखना ही नहीं है, लिखने के बाद जब वो टाइप होगा ना, तब उसमें इतनी त्रुटियां आएंगी जिसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए, मैंने घर घर नोट्स लॉन्च किया था, मैं ये क्यों नहीं दे रहा हूँ अभी, त्रुटियां थी कि नहीं थी, तभी बेचना बंद कर दिया, त्रुटियां थी इसमें। तो एक एक त्रुटि, एक एक कॉमा, एक एक चीजें सुधारने में टाइम लगता है, तो वो बड़ा मेहनत का काम है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हमारे अपने बंधु बांधव हो, हम आपको बोलेंगे आप हमसे लड़ो। लड़ने के लिए मैं नहीं मना करता हूँ, ये प्यार होता है, आप हमसे लड़िए, लेकिन आप मुझे समझिए भी। आप ये मत समझ लेना कि मैं कुछ और करता भी नहीं हूं। चलिए भाई, अब हम लोग और आगे आ जाते हैं, ये अपना हो गया। अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसको करेंगे कल, क्योंकि आज ये फ्लो टूट गया, तो अब हम करेंगे इसको कल। कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। और सभी लोग जो स्टॉक पर मेरी स्टोरी देख के कमेंट जरूर करना। मैंने वह सच्चाई बोली है जिसको बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उससे कुछ सीखें। मैंने अपने पारिवारिक वर्णन इसीलिए किया कि जिससे आप लोग देख सके, सीख सकें। हम भी गरीबी जहालत से जूझे हैं, हम भी जानते हैं। किताब लेना किसे कहते हैं, फॉर्म भरना, मैंने सब झेला हुआ है। इसीलिए मैं आज भी आपके लिए काम करता हूं। ये जो पैसा मिलता है, लगता है इस पैसे में से आधा सरकार खा लेती है। 18% जीएसटी, ये सब एप्लीकेशन वालों का चार्ज, प्ले स्टोर वालों का चार्ज, जो लोग काम कर रहे हैं उनका चार्ज, ये सब मिल के हमारे पास पूरा नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। और एक बार आप सबको बता देता हूँ, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी का, कल तक ऑफर है ये, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी में आप देखोगे 6 महीने में आपकी 800 रुपये बचत और 1 साल में 1700 की बचत होगी। DSSB की ये फीस है, और BPSC की केवल 1000 रुपये में, 999 रुपये में। MP वर्ग 2 1199 रुपये में। KBS का 1500 रुपये में, है ना, बहुत सस्ता। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, और किताब के साथ बुक फ्री है। इस समय टीजीटी पीजीटी के जो कोर्स लेगा, कोर्स वाला बुक वाला मिला हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी बताना। कल फिर मिलता हूं, और शाम को 8 बजे एक MP वर्क की है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।